आशाराम सलाखों के पीछे पहुंच ही गए। एक दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। ऐशो आराम और शानो शौकत से रहने वाले आशाराम की जिंदगी अब एक साधारण कैदी की है। सफेद लिबास और माथे पर लाल टोपी पहने आसाराम कैदी की गाड़ी से उतर रहे हैं। चेहरा झुका हुआ है, या कहें कि वो जमाने की नजरों का सामना नहीं करना चाहते। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जब आसाराम को अदालत लाया गया तो वो इसी तरह मुंह छिपाते नजर आए। पेशी के कुछ ही देर बाद इन्हें कोर्ट ने 15 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद आसाराम को कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। इस जेल में आसाराम को कोई खास सुविधा नहीं मिली। खास इंतजाम, कुछ खास सुविधाएं हो सकती हैं? नहीं, उम्र के हिसाब से ऐसा कोई नहीं होता। या तो कोई कोर्ट डिसाइड करता है, डिसीजन देता है, अदरवाइज तो मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। इससे पहले आसाराम की मर्दानगी का टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर पुलिस ने आसाराम से उनके सेवक शिवा के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जिसमें उनकी बोलती बंद हो गई। अब पुलिस आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी से पूछताछ के इंतजार में है, जिससे कई राज से पर्दा उठ सकता है। अभी जो आसाराम से अनुसंधान हो रहा है, इसमें जो भी बातें सामने आई हैं उस छिंदवाड़ा आश्रम के बारे में, उन सब चीजों की पुष्टि की जाएगी। जेल को बैकुंठ कहना आसाराम के लिए आसान था, लेकिन यहां रहना आसान नहीं होगा। ललित मोहन और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि आशाराम झूठ पर झूठ बोलते रहे। जब तक कानून से हाथ उनकी गिरेबान तक नहीं पहुंच गए, तब तक आसाराम सच का सामना करने से भागते रहे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि देश में कानून का राज है और वो आम और खास में फर्क नहीं करता। यही वजह है कि आशाराम जब अदालत पहुंचे तो उनकी नजरें झुकी हुई थी और उन्होंने लोगों से नजरें नहीं मिलाई। पुलिस हिरासत में 24 घंटे रहने के दौरान आशाराम को सबक मिल गया कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी और उन्हें न सिर्फ हर आरोप पर सफाई देनी होगी, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत भी पेश करने होंगे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, कम से कम इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव तक तो ये लगभग पक्का है। बीजेपी के चुनिंदा 4 नेताओं और संघ के दूत के बीच हुई अहम बैठक में आडवाणी की बात पर आखिरकार मुहर लग ही गई। आडवाणी के घर हुई इस अहम बैठक में शामिल थे खुद लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। इन सारे नेताओं के सामने बैठे मोहन भागवत के खास दूत भैयाजी जोशी। जोशी अपने साथ नागपुर से मोहन भागवत का सवाल लेकर आए थे। पहला सवाल था कि क्या 4 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है? भैयाजी जोशी ने यह सवाल आडवाणी के सामने रखा। आडवाणी ने कहा कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुसलमान वोटरों की अच्छी खासी तादाद है और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। अब यही सवाल भैयाजी जोशी ने सुषमा स्वराज के सामने रखा। सुषमा ने भी कहा कि अभी मोदी के नाम का ऐलान रोकना ही ठीक होगा। दरअसल सुषमा मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ती हैं और वहां शिवराज सिंह चौहान जीत की हैट्रिक लगाने में जुटे हैं। अब भैयाजी जोशी ने अगला सवाल दागा, अगर मोदी नहीं तो 4 राज्यों में बीजेपी का मुद्दा क्या होगा? आडवाणी ने कहा कि कांग्रेस को करारा जवाब और मात देने के लिए जरूरी ये है कि बीजेपी को मोदी का नाम आगे बढ़ाने की बजाय आम आदमी के मुद्दों को उठाना चाहिए। आडवाणी ने साफ किया कि विकास, रोजगार, रुपए में गिरावट और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया जा सकता है। आडवाणी की दलील से राजनाथ, सुषमा, जेटली सहित तमाम नेता सहमत हुए और करीब 1.5 घंटे की चर्चा के बाद ये मीटिंग खत्म हो गई। यतेंद्र शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि फिलहाल आडवाणी की बात भले ही मान ली गई हो, लेकिन संघ मोदी पर कोई ठोस फैसला लेना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि मोदी को लेकर सांप्रदायिकता का मामला जितनी जल्दी हो दूर हो जाए। राज्यों में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, ऐसे में संघ और बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि मोदी की साख असली अग्नि परीक्षा से पहले ही दांव पर लगाई जाए। 8 और 9 सितंबर को बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। वैसे तो यह बैठक आने वाले चुनाव पर है, लेकिन इसमें संघ मोदी को लेकर पूरी रणनीति को साफ करना चाहता है।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार और समाजवादी पार्टी पर उनके विरोधी दल बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और मुलायम में एक डील हो गई है, जिसके तहत मुलायम सिंह को डीए केस में सीबीआई राहत देगी और बदले में मुलायम कांग्रेस को एक बड़ी सियासी सौगात देगी। कांग्रेस पार्टी उनसे कोई राजनीतिक सौदेबाजी कर रही थी। अब सौदा पूरा हुआ है तो मुझे लगता है सबूत नहीं मिला है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीजेपी और शिवसेना यूपीए सरकार और मुलायम के बीच डील की बात भले ही कह रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुलायम और अखिलेश पर कभी मामला दर्ज हुआ ही नहीं। नेताजी के खिलाफ है ही नहीं कोई मामला, ये तो एक राजनीतिक दबाव की तरफ बनाया गया था। और सीबीआई ऐसी रिपोर्ट देती सत्यवाद कहेगी, इसमें कौन सी नई चीज है। इस पर कांग्रेस नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मुलायम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद होने वाला। विरोधी दलों का तर्क है कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने की शर्त पर मुलायम को राहत दी है, लेकिन एसपी इसे खारिज कर रही है। 4 बचे हैं तो रायबरेली अमेठी के अलावा भी तो बचे हुए हैं। 2007 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम और अखिलेश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच का सीबीआई को आदेश दिया था। 2007 में अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि मुलायम और अखिलेश ने 1993 से 2005 के बीच 2 करोड़ 63 लाख रुपए की आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की। लेकिन अब सीबीआई की राय बदल गई है। वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। लखनऊ से शिव प्रताप और दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस डरी हुई है। मार्च 2012 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों की 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस महज 2 पर जीत पाई थी। रायबरेली में उसे हर सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ की 5 में से 3 सीट पर पार्टी दूसरे पायदान पर भी नहीं पहुंची थी। बीएसपी ने अमेठी और रायबरेली के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले से कर रखा है। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। ऐसे में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को पटाने में जुटी हुई है। लोकसभा में आज बेहद शर्मनाक बात हुई। कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित और मधुयाक्षी गौड़ा ने आंध्र प्रदेश के कांग्रेस और टीडीपी के सांसदों को भद्दी भद्दी गालियां दी। इस मामले के गवाह थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन और उन्होंने दोनों सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में तेलंगाना के मुद्दे पर आज खूब हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। हंगामे की पूरी तस्वीर जनता तक नहीं पहुंच पाई। अंदर जो हुआ वो चौंकाने वाली बात थी। हंगामा करने वाले सांसद जब लोकसभा से निकल रहे थे, तभी बकौल शाहनवाज हुसैन कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित और मधुयाक्षी गौड़ अपनी ही पार्टी के तेलंगाना विरोधी सांसदों और टीडीपी के सांसदों को गालियां देने लगे। उन्होंने तेलुगु देशम के जो सांसद हैं उनको गंदी गंदी गालियां दी। बाहर निकलकर कहा कि कैसे दिल्ली में रहते हो, इसकी चुनौती दी। इस पर बवाल बढ़ा तो मधुयाक्षी गौड़ ने गाली गलौज की बात से साफ इनकार कर दिया। कहा शाहनवाज हुसैन तो बात को समझ ही नहीं पाए। शाहनवाज जी ने तेलुगु समझ ना पाए शायद, तो उनको हमने यही कहा था कि भाई ऐसी मास्क लेके एक रिपोर्टेड नेता का अपमान करना सही बात नहीं है। अब तक हमने संसद में हंगामा होते देखा और सुना था, लेकिन अब बात गाली गलौज तक पहुंच गई है। आने वाले दिनों में ये कहां तक जाएगी, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि नेताओं का अब न दीन बचा है और न ईमान, इसीलिए न तो उन्हें विरोध का तरीका पता है और न ही मर्यादा की सीमा। संसद और सड़क में फर्क भी वो भूल गए हैं। दरअसल हुआ ये कि लोकसभा स्पीकर ने तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा करने वाले 9 सांसदों को 5 दिन के लिए सदन से आज निलंबित कर दिया। सस्पेंड किए गए सांसदों में 4 टीडीपी के हैं और बाकी 5 कांग्रेस के। ये सभी कांग्रेसी सांसद सीमांध्र के हैं, लिहाजा उस इलाके से बचे कांग्रेसी सांसद काफी गुस्से में थे। वो समझाने पर भी नहीं मान रहे थे। इसी में संदीप दीक्षित और मधुयाक्षी गौड़ा ने आओ देखा न ताव और गाली गलौज पर उतर आए। रात में पेट्रोल पंप बंद रखने के पेट्रोलियम मंत्री के सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने खारिज कर दिया है। वीरप्पा मोइली ने सुझाव दिया था कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए 12 घंटे पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएं, लेकिन सरकार ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वीरप्पा मोइली के बेंगलुरु में दिए गए कल के बयान ने दिल्ली में हलचल मचा दी। आशंकाओं के बादल तब छटे जब पीएमओ ने साफ कर दिया कि ऐसे फैसले की अभी सूरत नहीं।
मोइली ने पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के लिए हैरत अंगेज फार्मूला सुझाया था। उनके मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं। अपनी दलील में पेट्रोलियम मंत्री का कहना था कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सख्त कदम उठाने ही होंगे। The oil companies have lost 80,000 crores. Right. Where do you find that money? Otherwise, I have to close the petrol bunks, and they will go dry. कांग्रेस इस बात को लेकर उलझन में दिखी कि अपने ही मंत्री के बयान पर क्या कहा जाए। यूटिलाइजेशन पर आर्थिक स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जरूरत है कि पेट्रोलियम जितना कम हम प्रोडक्ट कम यूज करें वो देश के हित में होगा। विपक्षी दलों ने इसको लेकर आसमान सिर पर उठा रखा था। फिर कह देंगे बैलगाड़ी पे चलो, तो ये इन कांग्रेस के नेताओं से सवाल ही बेकार पूछते हैं, इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय 16 सितंबर से खपत घटाने के लिए नया अभियान शुरू करेगा। हैरत नहीं होनी चाहिए अगर तब बचत का नया फार्मूला सामने रखा जाए। मिथिलेश कुमार सिंह के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मोइली ने 12 घंटे पेट्रोल पंप बंद रखने की जो बात कही, उससे देश और दुनिया में बड़ा खराब संदेश गया। अंदर की बात यह है कि कई हलकों में तो ये कहा जाने लगा कि भारत फिर से लाइसेंस कोटा राज की तरफ तो नहीं लौटने वाला। अर्थव्यवस्था के लिए भी इस तरह का संकेत काफी खराब है, और वो भी तब जब हमारी माली हालत कमजोर होती जा रही है। दरअसल मोइली देश की मुसीबत के चलते ऐसा कह रहे हैं। 2013 की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस साल 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन अब इसके 1,80,000 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। मोइली पहले ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बता चुके हैं कि अगर हालात यही रहे तो चालू वित्तीय वर्ष में घाटा 1,80,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो पिछले साल में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा, जिसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भोजन की गारंटी पर राज्यसभा में जेटली ने सरकार से क्या तीखे सवाल पूछे। मिशन 2014 का कांग्रेस का सबसे बड़ा खेवनहार खाद्य सुरक्षा बिल आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया। सदन में इस पर चर्चा चल रही है और जैसे ही राज्यसभा से ये बिल पास होगा, यूपीए सरकार का सबसे बड़ा मंसूबा पूरा हो जाएगा। The first agenda in the bill is in the Rajya is food security bill. So let us see. यूपी सरकार राज्यसभा में फूड सिक्योरिटी बिल को पास करने को लेकर पूरी तरह भरोसेमंद है। सरकार के एजेंडे में ये बिल आज सबसे ऊपर था। इसे लोकसभा में पास कराने के बाद सरकार ने राज्यसभा में पेश किया। सरकार की तरफ से इसको लेकर कई दलीलें दी गई। हमारी उम्मीद है कि पास होना चाहिए, क्योंकि देश के 80 करोड़ जनता का सवाल है। देश के 80 करोड़ जनता को सस्ता अनाज मिलेगा। मुझे सारी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा यही अनुरोध है कि उसको पास कराएं आज। विपक्ष ने एक बार फिर बिल पर सवाल खड़े किए। इसे पुरानी बोतल में नई शराब बताते हुए कहा कि इसमें सुधार की अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। विपक्ष ने इसे राज्य सरकार पर एक बोझ भी बताया। साथ ही ये भी सवाल पूछा कि आखिर इसमें नया क्या है। मेरी पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है, लेकिन जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया और जो इस कानून के अंदर लिखा है, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि फूड सिक्योरिटी बिल को दोनों सदनों में पास कराकर वो चुनावी मैदान के लिए अपने हाथ मजबूत कर ले। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। भूमि अधिग्रहण बिल की तरह खाद्य सुरक्षा विधेयक भी यूपीए सरकार के लिहाज से गेम चेंजर है। भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई से घिरी यूपीए सरकार को चुनाव में उतरने का इसके अलावा कोई और रास्ता सूझ भी नहीं रहा है। लेकिन सोशल वेलफेयर की बड़ी योजनाओं की तरह खाद्य सुरक्षा बिल बड़ी खामियों से अटा पड़ा है, जिसको बदलने की मांग बीजेपी कर रही है। हिंदुस्तान की वायुसेना आज और शक्तिशाली हो गई। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर 3 को शामिल किया गया। इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से अब चीन और पाकिस्तान की सीमा तक भारतीय सैनिक कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे। सुबह 9:30 बजे जब हिंडन एयरबेस पर ये विशालकाय विमान उतरा तो हिंदुस्तान की वायुसेना को भीमकाय विमान की शक्ति मिल गई। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर 3 को
भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। दरअसल ये विमान चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि उत्तर और पूर्वोत्तर में चीन की सीमा पर बने भारतीय एयरबेस पर ये सैनिकों को साजो सामान के साथ चंद घंटे में ही पहुंचा सकता है। ये विमान 80 टन का भार उठा सकता है। 150 सैनिक एक साथ इसमें सवार हो सकते हैं। अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर 3 रूस की IL-76 की जगह लेगा, जो अब तक वायुसेना के बेड़े में शामिल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के मुताबिक अमेरिका भारत को 10 विमान देगा, जिसमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। अंदर की बात यह है कि ग्लोबमास्टर से चीन और पाकिस्तान सहमा हुआ है। हिंदुस्तान ने इन्हीं दोनों मुल्कों को ख्याल में रखते हुए 22,000 करोड़ के 10 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। दरअसल ये ग्लोबमास्टर 4,057 किलोमीटर की हिंदुस्तान की सीमा की ऐसी रखवाली करेगा कि दुश्मन आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। भारतीय ग्लोबमास्टर के जवाब में पाकिस्तान के पास हरक्यूलिस विमान है, तो वहीं चीन के पास Y-20 का ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है। लेकिन ग्लोबमास्टर पाकिस्तान और चीन के एयरलिफ्टर के सामने बिग बॉस साबित होगा। अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सहवाग और गंभीर की कमाई पर कैसे धोनी ने